हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन की काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में हर एक चीज़ बारीकी से डिस्कस करेंगे। आपके फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, इसके अलावा जो आप लोगों के काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी एसओएल के पीजी के फॉर्म नहीं निकले हैं। ये जो काउंसलिंग का फॉर्म निकला है फिलहाल रेगुलर और एनसीवेब में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए निकला है। रेगुलर और एनसीवेब का फॉर्म एक ही होता है, कॉमन होता है। इस फॉर्म की लास्ट डेट फिलहाल 6 जून है और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 250 रुपये की है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। और कुछ आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है, म्यूज़िक वगैरह के, कुछ फिजिकल एजुकेशन के, उनके लिए 400 रुपये की एक्स्ट्रा फीस लगेगी। फिलहाल कॉमन फीस 250 रुपये है इस फॉर्म को भरने की। अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम के लिए सीयूईटी पीजी दिया था और डीयू के अंदर भी आप मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों की फ़ीस प्रोग्राम वाइज अलग अलग लगेगी। आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके, एक ही बार लॉगिन करके अलग अलग फॉर्म को भरना है। ठीक है, यानी कि एक ही लॉगिन आईडी में आपको पहले एक फॉर्म भरना है और अगर आप दूसरे प्रोग्राम का अप्लाई करना चाहते हो तो फिर उसी आईडी में लॉगिन करके दूसरे प्रोग्राम का अप्लाई कर सकते हो और अकॉर्डिंगली फ़ीस आपकी अलग अलग जाएगी। फॉर्म भरना कैसे है इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है डीयू पीजी रेगुलर या एनसीवेब में, उसको इस फॉर्म को बिना भरे उसका एडमिशन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्म स्पेसिफिक डाउट से रिलेटेड। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बेसिकली मांगी जा रही हैं। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपसे मांगे जाएंगे। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन डीयू से ही है या डीयू से कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है तो उस कंडीशन में आपसे आईडी कार्ड भी मांगा जा सकता है आपके लास्ट डिपार्टमेंट का। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो आप लोगों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। लेकिन फॉर्म भरते समय अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका एक अंडरटेकिंग जो कि सीयूईटी जो CSAS पीजी का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें अवेलेबल है, वो अंडरटेकिंग आप अपनी हैंडराइटिंग में फिल करके लगा सकते हो। जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और उनके पास अभी फ़िलहाल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये डाउट क्लियर। इसके अलावा अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 3-4 महीने से ये बात रिपीट करी जा रही है। तो अभी भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए आप खुद ही सोलली रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी अंडरटेकिंग रिजर्व कैटेगरी के संदर्भ में एक्सेप्ट नहीं करेगा डीयू, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं है, रिजल्ट अवेटेड है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म के अंदर सेमेस्टर 6 की जो परसेंटेज है उसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना, वहाँ पे अवेटेड डाल देना है। तो आप सेमेस्टर 5 तक की परसेंटेज लिखोगे और वही आपकी एवरेज कंसिडर हो जाएगी। बात परसेंटेज की ही हो रही है फॉर्म के अंदर, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो भी आपका SGPA आता है सेमेस्टर वाइज उसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी परसेंटेज निकल गई। परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखनी है आपको फॉर्म में, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो ऐसे स्टूडेंट हैं अगेन जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अवेटेड है, 2025 में कंप्लीट होगा, उन्हें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। उन्हें डॉक्यूमेंट जब वो अपलोड करने जाएंगे तो एक अंडरटेकिंग उनसे मांगा जाएगा। वो अंडरटेकिंग आपके अगेन CSAS PG के ब्राउज़र में अवेलेबल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई मेरा नाम ये है, इस प्रोग्राम में हूँ मैं 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लूँगा। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एज अ फाइनल ईयर इस फॉर्म को भर रहे हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। उन्हें ये अंडरटेकिंग अपनी हैंडराइटिंग में फिलअप करके लगाना होगा। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है पिछले साल, तो उन्हें डॉक्यूमेंट में इस अंडरटेकिंग को ना लगा के जो आपकी मार्कशीट है वो लगानी है। और मार्कशीट के साथ साथ अगर प्रोविजनल है तो वो लगा दो, या अगर डिग्री है तो वो लगा दो, दैट्स इट। ठीक है। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कोई अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो, कोई आपका फर्दर कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा या कुछ और आपका कोटा है, वो आप उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाओगे, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट की बात है।
अब इस फॉर्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हो तो जो भी प्रोफाइल वाला सेक्शन होता है जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, एड्रेस देना होता है, बैंक डिटेल देनी होती है, प्लीज़ उस डिटेल को बहुत बारीकी से वेरीफाई करके उसको लॉक करना, क्योंकि उस डिटेल को एक बार आपने लॉक कर दिया आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन आएगा। फॉर्म के अंदर कैटेगरी आपको क्या चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, वो बहुत केयरफुली चूज़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डीओबी चेंज करनी है फॉर्म के अंदर वो हो जाएगी वहाँ पे लॉगिन में। पेरेंट्स की डिटेल, नाम वगैरह में कोई मिस्टेक आपने सीओटी के फॉर्म में कर दी थी वो वहाँ पे एडिट हो जाएगी। इसके अलावा जो बैंक डिटेल है, अगर आपका खुद का बैंक है तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, नहीं है तो पेरेंट्स की बैंक की डिटेल वहाँ पे डालनी है। बैंक की डिटेल इसलिए मांगी जा रही है ताकि अगर आप इन फ्यूचर अगर बच्चा कैंसिल करवाता है एडमिशन तो वो उसी बैंक में रिफ़ंड कर दिया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा फॉर्म के अंदर जब आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स दोगे तो उसमें पूछता है आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 1A, 1B, 2A। तो इस चीज़ को समझना भाई कि अगर आपने BA प्रोग्राम करा है DU से तो आप कैटेगरी 1A में जाओगे, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैटेगरी 2A की कुछ सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटी में जो कैटेगरी 2A के लिए रिजर्व होती हैं। कैटेगरी 2A में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम DU से करा है और ऑनर्स में करा है। जैसे आप MA इन पॉल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस DU से करा है तो आप कैटेगरी 2A में आओगे। लेकिन आपने BA ऑनर्स पॉल साइंस अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है या DU से BA प्रोग्राम करा है तो आप कैटेगरी 1 में आओगे। ठीक है, कैटेगरी 1A या 1B अगर आपने मास्टर्स वगैरह करी हुई है। इसके अलावा देखो प्रोफाइल वाले सेक्शन में जो बच्चे DU से ग्रेजुएट हो चुके हैं या DU से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, DU से या बाहर से। तो येस करना DU से अगर आपने कर चुकी है या करने वाले हो। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यार हम तो कर चुके हैं, हम येस श्योर हैं। आप कर चुके हो तो भी आपको येस ही करना है। क्या प्रोग्राम करा है वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। खासकर जो NEP वाले ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उन्हें प्रोग्राम कोड जो प्रोफाइल वाले सेक्शन में है 22 करके आता है वो कोड बहुत ध्यान में रखना। एक CBCS का कोड भी वहाँ पर आता है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट में लिखा होता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा फॉर्म के अंदर जहाँ तक प्रेफरेंस की बात है, कॉलेजेस वगैरह का प्रेफरेंस देना, इसके अंदर आप जब अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड करोगे तो आपका प्रोग्राम जिन जिन कॉलेजेस या डिपार्टमेंट में ऑफर करा जाता है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। हर लिस्ट के हर नाम के आगे लिखा आएगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस पे डालना है, तो उसको बहुत केयरफुली चूज़ कीजिएगा। NC वेब का भी उसी में बहुत केयरफुली चूज़ कीजिएगा। जो वुमेन कैंडिडेट हैं जिनके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है उन्हें NC वेब में भी चांस मिलेगा एडमिशन का, और जो बाहर की वुमेन है या जो मेन कैंडिडेट है ऑब्वियसली वो NC वेब का चांस उनको प्रेफरेंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो फॉर्म की स्पेसिफिक क्वेरीज हो गई। इसके अलावा बात आती है डिटेल काउंसलिंग के प्रोसेस की। भाई ये काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, आइए इसको भी हम 2-3 मिनट में आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है जी, ये जो फॉर्म निकला है इसे भरना है प्रॉपर तरीके से, सबसे पहला काम यही है। दूसरा काम क्या होता है भाई, यूनिवर्सिटी जो है ना एक शेड्यूल रिलीज करेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपकी काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, यानी कि किन किन बच्चों को हम सीट अलॉट कर रहे हैं और कब कब कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड का, थर्ड का कब आएगा, ये पूरा शेड्यूल रिलीज करेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद आपकी कट ऑफ आती है और ये बताया जाता है कि यदि आपको कोई सीट मिल रही है या नहीं। अब मान लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल, पहले राउंड का रिजल्ट आया 1 जुलाई को, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ मैं, तो उसमें क्या होगा जी 1 जुलाई को ये पता चलेगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। आप अपना CSAS का PG का पोर्टल लॉगिन करोगे और चेक करोगे, अगर कोई सीट अलॉट हुई होगी तो वहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं हुई होगी तो वहाँ पर आपको शो कर देगा कि भाई आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। इसी सीट अलोकेशन के प्रोसेस में आपको कट ऑफ भी शो करेगा, वो आपने जिस कॉलेज का प्रेफरेंस दिया है, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करा है, हर एक कॉलेज में लोवेस्ट कट ऑफ कितनी गई है उस पर्टिकुलर राउंड में, वो भी वहाँ पे शो कर देगा। तो इससे एक आइडिया ये भी हो लग सकता है कि अगर फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हुआ है तो सेकंड राउंड में अपग्रेड होने के, या फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में होने के कितने चांसेस आपके बन रहे हैं। ठीक है, और ये कट ऑफ का सिलसिला हर राउंड में चलेगा, चाहे आपको सीट अलॉट हुई हो या नहीं हुई हो, कट ऑफ हर राउंड में शो होगी। तो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ गया,
अब आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है। अब आपको क्या करना है, जो शेड्यूल आया है उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उस सीट को एक्सेप्ट करोगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में अपलोड हैं, जो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, सब कुछ वेरिफिकेशन के लिए जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका नाम आया है। वेरिफिकेशन के दौरान अगर डिपार्टमेंट को कोई गड़बड़ लगती है तो वहाँ पर वो डाल देंगे या आपको ईमेल वगैरह या कॉल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, भाई आपके इस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, इसको हमें रीसेंड कर दीजिए। आप रीसेंड कर दोगे देन वो अप्रूव हो जाएगा। या अगर बिना कोई गड़बड़ी के लगे, उन्हें लगता है कि हाँ जी सारी चीज़ें सही हैं, तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। फिर अप्रूवल के बाद उसी पोर्टल में शेड्यूल के हिसाब से ही आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जिन जिन का एडमिशन कंफर्म हुआ, अब इसके बाद आएगा सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? एक तो वो बच्चा जिसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, दूसरा वो बच्चा जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने फीस पेमेंट के बाद अपग्रेड का ऑप्शन चूज करा, यानी कि वो चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें, उनको प्रेफरेंस का कॉलेज या डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो रही है, फीस पेमेंट के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपग्रेड करना चाहते हो या फ्रीज करना चाहते हो। अगर आप ये डिसाइड नहीं करते तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी अज्यूम कर लेती है कि आपने सीट को फ्रीज करा है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलेंगी। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लो, जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई और वो उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और उसे ये लगता है कि बिना कोई एक्टिविटी करे मैं नेक्स्ट राउंड में चला जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी मिथ है, गलतफहमी है। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करंट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो ही आप नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करे जाओगे। आपकी कट ऑफ कितनी भी अच्छी हो, फर्स्ट राउंड में आपका सेटिस्फाइड कॉलेज नहीं मिला आपको और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो नॉर्मल राउंड में फिर आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, फिर आप वेट करते रहिएगा स्पॉट राउंड पे। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा। फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें अगेन सेम प्रोसेस चलेगा, वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन अप्रूवल के साथ ऑनलाइन पेमेंट होगी, फिर वही अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है, वो सब प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 राउंड चलेंगे और उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड वगैरह आता है, उसकी सेपरेट गाइडलाइंस बाद में रिलीज करी जाती हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में एक मिड एंट्री का रूल होता है दोस्तों। मिड एंट्री से हमारा क्या मतलब है जी? देखिए, मिड एंट्री का मतलब ये है कि जब काउंसलिंग के 2 राउंड के रिजल्ट आ जाते हैं जनरली, उसके बाद इस पोर्टल को दोबारा से रीओपन करा जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इनिशियली फॉर्म नहीं भरा था काउंसलिंग का, जिसकी फिलहाल लास्ट डेट 6 जून है। अब वो एक्सटेंड होती है तो अलग बात है। उस टाइम तक जिसने फॉर्म नहीं भरा था, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, सेकेंड राउंड सीट अलोकेशन के बाद फॉर्म को दोबारा ओपन करती है। उसकी फीस उस वक्त 1000 रुपये रखती है, जो अभी 250 रुपये है, और फिर आप थर्ड राउंड से कंसिडर कर ले जाते हो अगर आपका मेरिट में नाम बन रहा होता है। तो ये मिड राउंड का भी कुछ रूल था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट में करा जाता है। जो फॉर्म के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और हार्ड कॉपी लेके आपको डिपार्टमेंट में जाना होता है और वेरिफिकेशन करवाना होता है, और उसके बाद आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन की काउंसलिंग का, CSAS पीजी का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।